तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कंप्लीट नहीं किए तो कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी, और जो भी चल पड़ना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस से संबंधित क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ बिहार पुलिस का हम आपको कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं, तो इसीलिए मेरे साथ जुड़ जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि क्लास आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न पेपर में आता है, ठीक है। देखिए हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 से 6 सेकंड का समय देंगे। इतने समय में आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं और उसका आंसर लगा लीजिएगा और लास्ट में आंसर मिला के स्कोर बता दीजिएगा आपसे भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भी बच्चे टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात किया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1992 में। याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, बट लागू 1993 में होता है 24 अप्रैल को, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए अमेरिका के संविधान से बात किया जाए तो मौलिक अधिकार तो लिया गया है, ये सभी को पता है। पहला तो ऐसे ही आंसर हो गया। अब दूसरा बच्चा न्यायिक समीक्षा लिया गया है क्या? बिल्कुल लिया गया है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि, तो ये भी लिया गया है। तो ऑप्शन में इसका डी। जो भी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आपसे। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अच्छा बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में होता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न को याद कर सकते हैं आप सभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मुलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका मिजोरम में है। याद रखिएगा जो भी बच्चे ऑप्शन में ए टिक करें ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर गलती हो रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, याद कर जाइए आप सभी। हो सकता है यहीं से करीब करीब आपके पेपर में प्रश्न आ जाए, ठीक है। तो हर प्रश्न को याद करते चलिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पादक राष्ट्रों का क्रम बताइए कि सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन कौन करता है। तो देखिए सबसे ज्यादा भारत नहीं करता है, ना चीन करता है सबसे ज्यादा। बात समझे क्या आप सभी? बिल्कुल। तब यहाँ ब्राजील सबसे अधिक करता है गन्ना का उत्पादन, तो ब्राजील 2 जगह है। उसके बाद भारत करता है, याद रखिएगा आप सभी। तब चाइना, तब पाकिस्तान होगा। तो यहाँ पर पहले आपका ब्राजील के बाद चाइना नहीं आएगा, ऑप्शन में सी होगा। ब्राजील, भारत, चीन, पाकिस्तान होगा, ठीक है, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन में 6 है कि नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है। राइट आंसर होगा यूरेनियम का उपयोग करते हैं। अच्छा यूरेनियम के लिए कौन सा खदान प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा का खदान प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? झारखंड में। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? देखिए एक चीज तो समझ रहे हैं आपसे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो आसान प्रश्न है, आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ध्यान रखिएगा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, जबकि गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 8 है। भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजय प्लान कब से कब तक घोषित किया था? तो यहां पर विजय प्लान की बात किया गया है। देखिए नहीं पता हो तो आंसर याद कर लीजिएगा। 2021 से 31 तक घोषित किया गया था। करंट अफेयर भी रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। जून 1992 में पहली अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के डैश में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो यहीं पर मिला था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगर ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां पर है? देखिए जितना भी अगर पैसा से संबंधित अगर कोई भी कार्य हो जाए ना, ठीक है, तो वो आपका वॉशिंगटन DC में है। चाहे वो आपका वर्ल्ड बैंक हो या आपका IMF का मुख्यालय हो, ये आपका कहां पे है? वॉशिंगटन DC अमेरिका में है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं, आंसर कीजिए आप सभी।
क्वेश्चन है कि 1917 में पहली बार जूट मिल किस शहर में खोली गई थी। तो देखिए जूट मिल की यहां पर बात किया गया है, बता सकते हैं क्या कहां पर खोली गई थी? कोलकाता, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। जूट अनुसंधान केंद्र आपका यहीं पर है, ठीक है। जूट का स्पर्धा किसके साथ है? पश्चिम बंगाल के साथ में है भारत का। अगला क्वेश्चन है कि केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। भरतपुझा जो है यह आपका केरल की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन में 13 है कि किस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो देखिए फलक संस्कृति किस काल को कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे, आप सभी राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा अंडमान निकोबार राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे छोटा है। तो जो भी ऑप्शन में ए टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है, मैच कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। देखिए ज्यादा फैक्ट हम नहीं बता रहे क्योंकि टेस्ट पेपर है तो पूरा टेस्ट ही दीजिए, ठीक है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किसके अधीन की थी? तो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना जो है ये आपका किसके अधीन की थी? राइट आंसर होगा फैजी के अधीन, ठीक है। फैजी इसका राइट आंसर होगा। अबुल फजल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ना बिरबल ना बसावन, ठीक है। फैजी इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। दूसरा कथन है कि इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की पहुंच को सुनिश्चित करना था। कौन सा विकल्प इसका सही है? तो जो भी ऑप्शन में ए की तरफ जा रहे हैं ना बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। देखिए उज्ज्वला योजना की बात किया जाए तो ये आपका एलपीजी से संबंधित था, ना कि बिजली से संबंधित था, ठीक है। किससे? एलपीजी यानी कि गैस ईंधन से संबंधित था ये। तो ऑप्शन में ए ही सही होगा, बी वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो देखिए दास्ता का अधिकार पत्र जो कहा था यह आपका किसने कहा था, बता सकते हैं क्या? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद की गई थी? रोलिंग प्लान आपको पता है जब सरकार बदल जाता है उसके बाद रोलिंग प्लान लाया जाता है ना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का ही समय था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कब था 5वीं पंचवर्षीय योजना? 1974 से लेके 78 तक ही चला था। उसके बाद 2 साल आपका रोलिंग प्लान चलता है, ठीक है। तो ये योजना मात्र 4 साल ही चला, उसके बाद ये योजना को खत्म कर दिया और रोलिंग प्लान यहां से शुरू किया गया था। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता? यानी कि एक अपराध किए हुए हैं तो एक ही बार दंडित आपको किया जाएगा, ठीक है। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है, यह आपका किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20(2) में है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में पिछले चुनाव का वैध मतों का न्यूनतम कितना प्रतिशत मत प्राप्त करना आवश्यक है? अगर राष्ट्रीय दल बनना है तो, ठीक है। तो कितना कम से कम प्राप्त करना होगा? तो याद रखिएगा 6% कम से कम होना चाहिए आपका, ठीक है। कितना? 6% होना चाहिए। तो जो भी ऑप्शन में ए की तरफ जा रहे थे बिल्कुल आंसर सही है। चलिए अगला है कि नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? आसान प्रश्न है, आंसर कर सकते हैं आप सभी। तो नेटल पौधे के पत्ते को छूने से डंक जैसा दर्द होता है, इसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 22 पर गौर कीजिएगा। संघ क्षारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है, पहला था। दूसरा कथन है कि वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होती है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। और ऐसा ही प्रश्न आता है अभी के समय में पेपर में, बात समझे। अगर इसमें हम बोले ना कि अगर आप 60 क्वेश्चन अगर आप लगा ले रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आपका लेवल बिल्कुल सही है, ठीक है। रिजल्ट आपका कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ए और दो दोनों सही है। पहला क्या था कि कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर चढ़ने वाली काली परत जो है ये सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होती है, ये भी सही कथन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का उपक्षयन होता है यदि उसमें ऑक्सीडेशन की बात किया गया है। तो किसी पदार्थ का उपचयन जो है होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, ठीक है। किसकी? ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तब भी कह सकते हैं किसी पदार्थ में उपचयन होता है। चलिए अगला है कि शोषण निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा फास्ट में कीजिएगा, ठीक है, सोचिए ज्यादा मत। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, दो परमाणुओं की समस्थानिक कहा जाता है यदि। तो देखिए दो परमाणु के समस्थानिक को कब कहते हैं? यदि उनके परमाणु समान हो परंतु द्रव्यमान अगर भिन्न हो, ठीक है। तो दो परमाणु को समस्थानिक तब कहेंगे, आइसोटोप तब कहेंगे जब उनकी परमाणु संख्या समान हो, ठीक है, परंतु द्रव्यमान की संख्या भिन्न हो, ठीक है। परमाणु संख्या समान हो पर द्रव्यमान की संख्या भिन्न हो तब जाके उसे हम समस्थानिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक है। देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक तो आपको पता है कि 3 समस्थानिक हैं। पहला है आपका प्रोटियम, ये बिल्कुल सही है। ड्यूटेरियम ये भी सही है। ट्राइटियम ये भी सही है। क्या रेडियम है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा 1 3 4 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दूसरा यहां पर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो परमाणु का सिद्धांत जो दिया था ये आपका जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। आसान प्रश्न था, आंसर कर सकते थे आप सभी, कहीं गलती नहीं हुआ ना? बिल्कुल। घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? कई बार आप सभी को बता चुके हैं ये प्रश्न के बारे में। जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए ना तो आंख कान एकदम बंद कर लीजिए और उसके बाद आंसर कर लीजिए, और फिर भी अगर गलती होता है ना तो 2-4 झापड़ लगा लीजिए अपने ऊपर, ठीक है। क्योंकि ऐसा प्रश्न गलती आपसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा प्रश्न गलती हो रहा है तो समझ लीजिए रिजल्ट में पीछे चल जाइएगा फिर, ठीक है। देखिए जो कठिन प्रश्न होता है ना, अगर वो छूट भी जाए ना तो वो सिर्फ आप ही नहीं छोड़िएगा, हर एक बच्चा छोड़ देगा, ठीक है। बट अगर जो इजी प्रश्न होता है अगर वहां गलती कर दीजिएगा तो समझ लीजिए रिजल्ट से बाहर चल जाइएगा फिर, क्योंकि आता हुआ प्रश्न अगर गलती हो रहा है तो समझ लीजिए रिजल्ट तो जाएगा ही जाएगा आपका। अगर आता हुआ प्रश्न अगर उसको बना रहे हैं और कठिन प्रश्न नहीं बन पा रहा है तो कठिन प्रश्न सबसे नहीं बनेगा, और जो प्रश्न आपको आ रहा है और आपसे नहीं बना और दूसरे से बन गया तो समझ लीजिए रिजल्ट वो लेके चल जाएगा। तो पाश्च क्रम या समांतर क्रम, ठीक है। तो बी राइट आंसर होगा। समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? आसान प्रश्न, बट क्वेश्चन को क्या किया गया है, कथन पे जो शिफ्ट किया गया है ना, इसी कारण से थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन में ट्विस्ट हो गया। तो देखिए बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैस जो भरी जाती है, एक तो पहले नाइट्रोजन होगा, एक ऑर्गन होगा, ठीक है। ये दोनों ही भरी जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन नहीं भरी जाती। तो इसका एक और आपका क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे?
तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्टिन लूथर किंग। ये आपका रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल संक्रमणीय मद पद्धति से किसका चुनाव होता है? तो आसान प्रश्न है, राष्ट्रपति का होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, याद रखिएगा। ना आपका चुनाव आयोग का होता है, ना यूपीएससी के अध्यक्ष का होता है, ये सभी नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं जिसे नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई शेरों का निवास स्थान है या राष्ट्रीय उद्यान है? तो एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, तो जो भी बी टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी थम्स अप करते चलिएगा, क्लास लाइक करते चलिएगा और बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है, प्रश्न का अस्त्र कैसा है, बता सकते हैं क्या बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है क्या? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर ही तैयार किया गया है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाकर तैयार किए हैं इस सेट को। ठीक है, ताकि हम एग्जाम से पहले आपको एक दिन इसको दे दे, और आज हम आपको इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। बट आपका काम है कि आपको इस सेट को लगाना है, और जो आपका साथी है उसके साथ में भी शेयर करना है, वो भी देखिए कितना स्कोर कर पा रहा है, तभी तो पता चलेगा। एक तार में बहती विद्युत धारा एक विभवांतर प्रत्येक को अगर 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? तो एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को अगर 2 गुना बढ़ाया जाए तब जो है कि विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा 4 गुना बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा आप सभी, यहाँ पर 2 गुना बढ़ाया है तो ये आपका 4 गुना बढ़ जाएगी, याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगला है कि प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित यानी कि मुड़ता है? तो देखिए, अगर प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो सबसे ज्यादा जो आपका विक्षेपित जो होगा वो आपका बैगनी रंग होगा। ध्यान रखिएगा, बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है, इसलिए लाल रंग का उपयोग हम सिर्फ खतरों में करते हैं, दूर से भी दिखाई देता है लाल रंग। हमारे शरीर का तापमान एवं खाने पीने की क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी ध्यान दीजिएगा, आपका 35 नंबर है ना, 35 नंबर पर है हम सभी। हाइपोथैलेमस इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कर्ण का कौन सा भाग ध्वनि की पिच का निर्धारण करता है? कोकिलिया, याद रखिएगा कोकिलिया ही यह आपका पिच का निर्धारण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यह भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्वों का कौन सा अवरोही क्रम है? तो देखिए, मानव शरीर में जो पाया जाता है उसको आपको बताना है अवरोही क्रम में। क्या सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है क्या? नहीं, गलत बात, कार्बन तो खत्म हो जाएगा। अब बचा ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन ही पाया जाएगा पहले। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ये चीज को समझना होगा। ऑक्सीजन के बाद कार्बन पाया जाएगा, उसके बाद फिर नाइट्रोजन, तब कैल्शियम होगा। तो कैल्शियम पहले नहीं होगा, कैल्शियम लास्ट में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को छांटने के लिए सीख जाइए आप सभी। पेन उठाइए, क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, फटाक से इसको पेन चला दीजिए, काट के हटका दीजिए, सामने में ना रहेगा ना कंफ्यूजन आपको करेगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के बाद 2 ही ऑप्शन कंफ्यूजन करता है, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। यहाँ भी कंफ्यूजन किया ना, ये दोनों तो एक बार में कट के निकल गया, ये दोनों में कंफ्यूजन। अब इसमें 50-50% चांस बन जाता है कि क्या होने वाला है। थोड़ा सा और अगर स्टडी किए रहेंगे तो आराम से आंसर निकाल लीजिएगा। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और कैल्शियम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? रूबिस्को इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, रूबिस्को। अगला है कि झिल्ली रहित अंग राइबोसोम मिलते हैं। तो देखिए, झिल्ली रहित अंग राइबोसोम जो है ये आपका किस में मिलते हैं? तो दोनों कोशिकाओं में, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका और ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो ये दोनों कोशिका में मिलते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। अगला है ऋग्वेद में जैन धर्म के किन 2 तीर्थंकरों का नाम मिलते हैं? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये आपका ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो है कि उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद में, याद रखिएगा जैन धर्म का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है क्या? दूसरा है भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा से सटे हैं क्या? देखिए, ये वाला कथन तो बिल्कुल सही है, सभी बच्चे इसका आंसर कर लिए होंगे, बट पहला वाला कन्फ्यूजन कर दिया। ठीक है, तो ये आपका गलत है।
7 राज्यों से नहीं, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से हैं, दिल्ली से सटा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिर्फ 2। अगला है कथनों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में शुरू की गई। दूसरा है गेंडा परियोजना 1987 में शुरू की गई। चलिए बताइएगा क्वेश्चन में 42 का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कथन इसका सही है। तो देखिए इसका दोनों कथन सही है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में शुरू किया गया और गेंडा परियोजना 1987 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्य में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो देखिए बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो ना नागालैंड, ना मणिपुर, ना अरुणाचल प्रदेश, ना सिक्किम की लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा किसी की नहीं लगती है। अगला है कि वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर आपको देखने के लिए मिलता है। तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त 2 मिनट का अंतर मिलता है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, कितना, 2 मिनट का। अगला है कि किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की संपूर्ण लंबाई प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो किसी छोटी दर्पण की सहायता से, तो याद रखिएगा किसी भी बड़ी चीज को अगर छोटी करके देखना है तो वो आपका उत्तल लेंस ये काम कर देता है भली भांति। ठीक है, इसीलिए देखिएगा आपका गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ना ड्राइवर के पास, वहां पर आपका उत्तल लेंस ही लगा रहता है, सॉरी उत्तल दर्पण, लेंस नहीं, उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि बड़ा बड़ा चीज ये छोटा करके इतना सा में दिखा देता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा, सॉरी उत्तल दर्पण हो जाएगा, बार बार लेंस बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है। इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। थोड़ा सा फास्ट में कीजिएगा आप सभी। ठीक है, समय का बर्बादी नहीं करना है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा, ऑस्ट्रेट के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। उपभोग के आधार पर इन स्रोतों के घटते क्रम का सही उत्तर चुनिए। देखिए भारत में सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग कोयला से होता है, तो कोयला तो सभी जगह दिया गया है। उसके बाद आपका पेट्रोलियम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ना नाभिकीय, नाभिकीय तो सबसे कम है। जल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो टरबाइन लगा के विद्युत उत्पन्न करते हैं हम सभी, याद रखिएगा, कहीं बांध बना दिए वहां पर से। उसके बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तब नाभिकीय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बम, यह आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है आपका हाइड्रोजन बम, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये परमाणु की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये किसे मिला था, नील्स बोर को दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसको दिया गया था, नील्स बोर को। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर हो गया। 51, जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। तो देखिए अभी तो आपका यूरो, करीब करीब यूरोप देश में यूरो ही मुद्रा प्रयोग हो रहा है अभी। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है। तो यहाँ निर्वाचन आयोग की बात हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यहाँ पर बात किया गया है। तो इसमें क्या समान है, तो ये सभी एक संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में डी वाला राइट आंसर होगा, और सभी का उल्लेख अनुच्छेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत तथा चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, क्या समय लगेगा, क्या नहीं, मैकमोहन रेखा। अगला है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, तो ये भी आसान प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो राइट आंसर होगा बी, न्यायिक पुनरीक्षण करना, यह आपका सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। क्या भोजन का अवकरण नहीं हो पाएगा, या भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, या भोजन का पाचन, या भोजन का अपशोषण। तो याद रखिएगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, बी राइट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अगला है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो पहला तो एशिया है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप, जिसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिक है। तो देखिए तांबे का मात्रा अधिक होता है कांसा में, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग में मैदान का विस्तार है। देखिए मैदान का विस्तार लगभग 43% भूभाग पे है। आसान प्रश्न है। चलिए आपसे बताइएगा पर्वत कितने प्रतिशत पर है, बता सकते हैं नीचे क्या, पर्वत कितने प्रतिशत भाग पर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप सभी। पर्वत लगभग 10% पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव में टाइफाइड ज्वर एक जीवाणु जनित रोग है। दूसरा है टाइफाइड रोग द्वारा मानव शरीर का फेफड़ा संक्रमित होता है। कौन सा कथन सही होगा इसका। कथन 1, कथन 2, कथन 1, 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं होगा, या ना तो 1 ना तो 2 होगा 60 नंबर का। देखिए इसका कथन सिर्फ एक सही है कि मानव में टाइफाइड ज्वर एक जीवाणु जनित रोग है। ध्यान रखिएगा आप सभी, इससे फेफड़ा संक्रमित होता है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन में ए ही सही आंसर है इसका। अगला है एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण यानी कि टेस्ट किया जाता है। तो आसान प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, एलिसा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग में निषेचन की क्रिया होती है। तो ये आपका अंडवाहिनी में होती है, ओविडक्ट में। ध्यान रखेंगे आप सभी, अंडवाहिनी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 63 है कि हाल ही में जनवरी 2026 में किस देश ने अपनी आधिकारिक मुद्रा को बदलकर पूरी तरह से डिजिटल करेंसी में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। तो ये आपका किस देश के द्वारा किया गया है, अल सल्वाडोर के द्वारा, याद रखिएगा बी राइट आंसर होगा, सल्वाडोर ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसने प्रदान किया। समंथा हार्वे को किया गया है, याद रखिएगा ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में आयोजन विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की थीम क्या रखी गई थी। WEF का थीम जो था ये क्या था। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने जनवरी 2026 तक पहली पूर्णतः AI संचालित प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया है। AI की यहां पर बात किया गया है, तो ये आपका किस राज्य ने किया है, तेलंगाना राज्य ने। ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फरवरी 2026 में इसरो द्वारा लॉन्च की गई गगनयान 2 मिशन में पहली बार किस महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। व्योमित्रा को भेजा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। वर्ष 2026 में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ने कौन सा देश रहा है। 2026 में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ठीक है, कौन सा देश कर रहा है, यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका USA कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला है अक्टूबर 2025 में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान प्राप्त है। तो ये 105वें स्थान पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे देखिएगा 70 है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2026 में नया ऑफलाइन UPI फीचर लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है। राइट आंसर होगा UPI लाइट प्लस लॉन्च किया था, जो ऑफलाइन काम